जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बेहतरीन, शानदार और जानदार होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस एसआई की भर्ती बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाली है और उसमें पद 4,500 प्लस पद रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है वर्दी पाने का। ठीक है, आप जानते ही हैं कि भौकाल इसका अलग ही होता है वर्दी का। तो इसके लिए क्या है कि आज मैं आप लोगों के सामने मैथ्स की सीरीज लेके आया हूँ। यूपी एसआई का जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट 12 नवंबर को हुई थी, उसका आज हम लोग बेहतरीन सॉल्यूशन सीखेंगे। बेहतरीन इन द सेंस क्या है कि एग्जाम में आजकल क्या है कि कोई वैसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और अप्रोच जो है वो भी आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि भाई कैसे हमको सवालों को डील करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है, और 40 का सेट आता है, 160 आपके क्वेश्चन है और 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो समय बहुत कम होता है और हर एक एग्जाम में समय को मैनेजमेंट करना ही सबसे बड़ी बात होती है। जिस बच्चे ने समय को मैनेजमेंट करना सीख लिया, ठीक है, और वो मैनेजमेंट आपका मैथ्स से ही आता है, क्योंकि जितना फास्ट आप मैथ का सॉल्यूशन आप कर लेंगे उतना ही आपको टाइम आगे की चीजों के लिए मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी 12 नवंबर की हमारी ये फर्स्ट शिफ्ट थी। इसमें पूछा गया, हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल देखिए, पहला सवाल उसने हमसे पूछ रखा है कि एक व्यक्ति जनवरी 2019 में रुपए 1650 बचाता है और हर महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपीज बढ़ाता है। वर्ष 2019 में उस व्यक्ति का वार्षिक बचत क्या थी? भाई उसके कहने का मतलब यह है कि पूरे वर्ष की वो बात कर रहा है। एक वर्ष में आपको पता है कि 12 महीने होते हैं। उसने कहा कि जो जनवरी में था वो उसका था कितना? 1650। ठीक है, इसके बाद वो 85 सब में बढ़ाता जा रहा है। तो आपको इससे एक चीज समझ में आ गई कि ये 85 जो डिफरेंस है ना, एक समान है। इसका मतलब ये सवाल आपका समांतर श्रेणी का सवाल है। आपने कहा कि सर समांतर श्रेणी का है, उसने बोला है कि वार्षिक बचत क्या थी। अच्छा, एक बात तो, अगर हम आपसे पूछे कि समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वो होता है कितना? बताओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है? आप कहेंगे हाँ जी सर यही होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब मुझे यहां से मुझे ये पता चल गया कि n का मान क्या होगा। आपने कहा कि सर n का मान होगा 12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। a का मान क्या होगा? तो शुरुआत का पद होता है पहला पद कितना होगा? तो आपने कहा सर 1650 होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? d, तो d हमारा आ रहा है कितना? 85 आ रहा है। अब यहां से मुझे पूरे वर्ष की वार्षिक बचत ज्ञात करनी है, तो यहां मैंने मान रख दिया। n का मान है कितना? आपने कहा सर 12 है, 12/2 हो गया। इसके बाद ये 2a, तो 2 इंटू में 1650 हो गया, प्लस में 12 माइनस में 1 होगा, तो ये कितना होगा? आप कहेंगे सर 11 हो जाएगा और ये आपका 85 हो गया। ठीक है, 2 से काटा कितनी बार? 6 बार गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? आपने कहा सर कोई भी दिक्कत ना है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। मैंने यहाँ देखा कि इसका सॉल्यूशन काफी बड़ा हो रहा है। अब इस सॉल्यूशन को छोटा मतलब हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यही अप्रोच तो आप लोगों को सीखनी है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना था, मुझे यहाँ पर एक 11 दिख गया और मुझे यहाँ पर भी दिख गया कि भाई इसमें 11 आता है। ये 11 से कटेगा ना, 11 कम 11, 11 5 55। हम समझ गए कि आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। सिर्फ हमको ये चेक करना था कि इनमें से 11 का मल्टीपल कौन सा है। अच्छा, 11 का मल्टीपल हम लोग सभी जानते हैं कि अल्टरनेटिव लेते हैं। यदि योग का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 आ जाए तो वह 11 से संख्याभाज्य होती है। मैंने पहला देखा अल्टरनेटिव, 2 के बाद 1 3 और 3 और 5 और 1 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 0 नहीं आया। मैंने देखा 4 2 6, 5 और 1 6, 6 में से 6 आएगा, 0, बिल्कुल सही। तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ना, एग्जामिनर खुद ही चाह रहा है कि आप लोग ऐसा स्मार्ट वर्क करें। अब आपको यहाँ हार्ड वर्क नहीं करना है कि आपने फिर 6 किया, मल्टीप्लाई किया, इसके बाद है ना, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां पे 5 मिनट बैठ के, फिर आंसर आ रहा है। नहीं, एग्जामिनर खुद ही चाह रहा है कि आप इसको शॉर्ट समय में करें, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम भी है और हमको कम समय में करना है। ठीक है,
आप समझ चुके होंगे इसका, उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। मुझे यहां पर दिख गया था कि ये 11 का मल्टीपल है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 11 से भाज्य होने वाला आएगा, तो एक ही ऑप्शन था हमारे पास बी। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, बताना फटाफट। बताइए ये सवाल आपका क्या कहता है, इस सवाल के बारे में आपका क्या कहना है, बताओ। ये रहा आपके सामने सवाल। सवाल कह रहा है कि एक पंसारी द्वारा क्रमागत 5 महीनों के लिए रुपए इतना इतने 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 और इतने इतने की बिक्री की जाती है। 6वें महीने में उसकी बिक्री मुझे ज्ञात करना है यदि उसकी औसत बिक्री 7,000 है। उसने कहा कि जो एवरेज है ना, उसने कहा कि जो एवरेज है ना वो हमारा है कितना। उसने कहा कि एवरेज हमारा 7,000 है, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। अब एक बात बताओ, एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज का मतलब होता है कि हर महीने 7,000 7,000 7,000 7,000 तो रहा ही होगा भाई, 7 7 7 7 रहा होगा ना 6 तक में। तो अब एक बात बताओ, हमें 1 2 3 4 5 तक पता है। मैंने मान लिया कि जो तुम्हारा 6वां था महीना उसका एवरेज रहा होगा कितना। आपने कहा सर उसका एवरेज रहा होगा 7,000, वही 7,000 तो रहा ही होगा। अब मैंने देखा कि ये तुम्हारा पहले वाले में था, पहले वाले में कितना 7,000 से। आपने कहा कि सर ये 7,000 से 65 कम है, ठीक है। 7,000 से कितना कम है? आपने कहा सर 65 कम है। अच्छा दूसरा वाला आपने कहा कि 7,000 से 427 ज्यादा है, ठीक है। तीसरे वाले में आपने कहा कि सर ये 7,000 से 355 ज्यादा है। और इस वाले में आपने कहा कि सर ये 7,000 से 730 ज्यादा है। और इस वाले में आपने कहा कि सर ये 7,000 से जब माइनस करेंगे तो 8 और 3 और 238 कम है, ठीक है। होना चाहिए था 7 7 7, पर ये क्या हो गया, पहला इतना कम है, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। अब इसको मैंने जोड़ लिया। जोड़ने में मैंने क्या देखा कि इसको स्क्वायर किया तो 7 3 2 5 और 7 4 11। हमारे पास क्या बचा 355, और 355 में हमको माइनस करना है कितना, ये दोनों माइनस करना है, मतलब 8 5 13, 6 3 और 1 10, 303 माइनस करना है। आपने कहा सर 1157 तो ये था ही था, प्लस में इसमें माइनस किया तो कितना बचा 52। तो यहां से आया कितना, आपने कहा 1209। ये 1209 हमारा क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया ना। ये 1209 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है ना एवरेज। अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है। भाई मैंने 6वें में कितना माना था, सभी का 7,000 था। अब ये 1209 ज्यादा ना हो इसके लिए मैंने इसमें 1209 माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आपने देखा 10 के में 9 गया 1, और ये तुम्हारा बचेगा 9, और ये बचेगा 9 के में 2 गया 7, तो 5791। आप कहेंगे सर ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन में है। तो सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। जब भी कभी एवरेज का इस टाइप का सवाल आ जाता है, हम लोगों को उसने बोल रखा है कि 7,000 एवरेज था, इसका मतलब सभी का 7 7 7 रहा होगा, सिर्फ डिफरेंस उसका मुझे कर लेना है। डिफरेंस किया, मैंने देखा कि कुल मिला के 1209 प्लस हो रहा है। अर्थात अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो 6वें में भी एवरेज तो 7,000 ही रहा होगा, अगर बैलेंस करना है तो मैंने माइनस कर दिया 1209, तो वो हमारी 6वीं वैल्यू निकल के आ गई 5791, ठीक है। इससे आप बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अब वैसे अगर आपने किया कि सबको जोड़ा, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया, तो उसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। बताइए यहां तक अगर कोई समस्या हो तो। नहीं समस्या, मैंने बोला ना मैं आपका नजरिया चेंज कर दूंगा आज के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। सिर्फ सॉल्यूशन सीख लेने से कुछ नहीं होता है। मैंने बोला ना आपने सीख लिया सॉल्यूशन, लेकिन वो सॉल्यूशंस हमारे एग्जाम में काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं अभी देखेंगे आप आगे चल के। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 4थे नंबर का। अब ये सवाल देखो भाई साहब, ये सवाल जिसने भी सॉल्व किया ना वो सिर्फ सॉल्व करता ही रह जाएगा, उसका कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब इन सवालों में मुझे सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि भाई सभी में 11 11 11, यहाँ भी 121 है, यहाँ भी 11 आएगा तो यहाँ भी 11 आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। अभी मैंने आपसे कहा था कि 11 का मल्टीपल जो होता है अल्टरनेटिव का योग करेंगे, उसका अंतर अगर 0 और 11 आ जाए तो वह 11 से भाज्य है। आपने कहा जी सर बिल्कुल सही कहा आपने। चलो देख लेते हैं। 5 2 7 और 9 9 18, 18 में 7 जाएगा, आप बताइए कितना बचेगा। आपने कहा सर 18 में अगर 7 जाएगा तो 11 बचेगा, तो पहले ही ऑप्शन हमको मिल गया जो 11 से डिविजिबल था। भाई चेक कर लो, इसको देख लो भाई, 6 2 8 और ये 9, 9 में 8 जाएगा, 1 बचेगा, 0 और 11 नहीं आ रहा ना,
वो एक ही ऑप्शन में आया और फटाक से हम लोग इसका आंसर लगा के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा ना हार्ड वर्क से ज्यादा आपको स्मार्ट वर्क करना है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो, वर्दी अगर चाहिए है तो आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। आज के समय में कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। बताइए, ये एडवांस मैथ का सवाल देखो, उसमें एडवांस मैथ में केवल यूपीएसआई के एग्जाम में मेंसुरेशन ही आती है। ठीक है, यदा गदा भले ही कभी ज्योमेट्री का सवाल रख दे तो रख दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये मेंसुरेशन का आया हुआ सवाल था, बताओ। उसने कहा कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या, उसने रेडियस आपको दे रखी कितनी, आपने कहा सर 25 सेंटीमीटर, और उसने पाई का मान ध्यान रखना 22/7 नहीं दिया है। उसने कहा कि भाई पाई को आपको 3.14 ही लेना है। अब यहां पर आपको सीधा सीधा फॉर्मूला चाहिए था। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने कहा सर कि गोले का जो गोला जो होता है, गोले का जो आपका वक्र पृष्ठ होता है और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, दोनों का एरिया एक समान होता है। अर्धगोले का आपका क्या होता है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो तुम्हारा 2πr² होता है, और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपका 3πr² होता है। पर गोले के साथ क्या होता है कि इसमें जो वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ सभी का 4πr² ही होता है। आपने कहा सर ठीक है, तो 4πr² होता है, तो 4 तो यही हो गया। अब यहां मान रखना था 3.14, और r का कितना हो गया 25 × 25। अब मैंने देखा कि 25 चौका 100 होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचा 314 में मल्टीप्लाई करना है किसका, 25 का। कर लेंगे आप लोग, 25 चौको 100 बचा 10, 25 कम 25 10 35, 25 दिया 75 और 3 78। आपने कहा कि सर 7850 क्या ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करते रहिए फटाफट, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो जब भी सवाल आएगा इसमें हमेशा मेंसुरेशन पे ही आता है, तो और मेंसुरेशन पे भी जो भी अभी तक सवाल आए ना वो सारे आपके सारे के सारे सवाल फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं। ठीक है, बताएंगे जब इसका बेस क्लास होगा ना तब आपको सब समझाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है अगर आपने हमसे पढ़ लिया, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। ठीक है, और आप जानते कि मैं गारंटी ऐसे ही नहीं देता हूं, हवाबाजी करने का अपने को कोई शौक नहीं है। अपने बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। चलो ये सवाल बताओ, ये सवाल ये मैथ्स में क्या करता है कि कभी कभी रीजनिंग के भी सवाल कुछ डाल देता है। ठीक है, ये रीजनिंग का भी सवाल है। अब इस सवाल में करने की अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए थी, मैंने देखा कि यहां पर जो आपका भाग आ रहा है, ठीक है, यहां पर आपका भाग आ रहा है। अब यहां मैंने देखा कि अगर भाग होता 7 में से 9 का तो भाग नहीं हुआ होगा, 2 में से 7 का नहीं होगा, मतलब भाग जो रहा होगा वो हमेशा इसमें रहा होगा। तो चलो हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं, हिट एंड ट्रायल वाला काम करते हैं। तो मैंने देखा अगर ये 9 है, प्लस में 7 और इनटू में 2 बराबर में 100, और ये भागित में 4 और माइनस का 2, देखते हैं क्या ये इक्वल है। आपने कहा सर 7 दूनी 14, 14 और 9, आपने कहा सर 23 हो गया। ये तुम्हारा 25 में से 2 जाएगा 23, जी हाँ बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था ये बहुत। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ये सवाल भाई साहब बहुत अच्छा सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस सवाल में मात्र 1% लोगों ने ही सही अप्रोच से इस सवाल को सॉल्व किया होगा, वरना सभी लोग वही एक्स वाला तरीका मान के कर रहे होंगे और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। लेकिन एग्जामिनर भी चाहता है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसीलिए वो ऐसे सवाल रखता है। ठीक है, तो आपको अप्रोच सीखनी है, उसकी टेंशन मत लीजिए, हम सिखाएंगे, कोई दिक्कत ना है। अब सवाल पहले पढ़ते हैं कि सवाल में उसने बोला क्या है। सवाल में उसने बोला कि 44 पुरुष और 55 महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाते हैं। उनकी सदस्यता अभियान के दौरान पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या इस समूह में शामिल हुई। यदि पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 13 और 14 है तो महिलाओं की पूरी संख्या ज्ञात करिए। उसने कहा कि भाई कुछ समूह चल रहा है, 44 पुरुष हैं और 55 महिलाएं हैं, समान संख्या में महिला और पुरुष ऐड होते हैं तो उनका रेशियो इतना हो जाता है। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई सवाल ये कह रहा है कि भाई जो 44 थे पुरुष और 55 थी महिलाएं, लेकिन समान संख्या में ऐड हुए तो समान संख्या में ऐड कर लिया, रेशियो हो कितना गया 13 और 14। उसने हमसे पूछा तो महिलाओं की पूरी संख्या क्या होगी, तो महिला ये तुम्हारे पुरुष थे ये महिला थे, मतलब इसका मान पूछा है पूरे का, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, फिर जो एक्स का मान आएगा वो आप यहाँ रख देंगे और आप बोलेंगे जी सर आंसर आ गया। लेकिन आपके यहाँ पे 3 से 4 मिनट जा चुके होंगे, ठीक है, कैलकुलेशन ही करने में। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एग्जामिनर क्या चाह रहा था इस सवाल में कि आपको कैसे सॉल्व करना, आइए सीखते हैं।
मैंने देखा, उसने पूछा कि महिलाओं की पूरी संख्या, उसने कहा कि भैया जो भी महिलाएं ऐड हुई हैं उसके बाद रेशियो हमारा रह गया 13 से 14, मतलब 13 है हमारा कितना पुरुष और ये हमारी 14 महिलाएं रहेगी। तो आंसर वही होगा जो 14 का मल्टीपल होगा। बस खत्म हो गया सवाल यहीं पे। मैंने देखा कि 14 से केवल एक ही संख्या कट रही है, 154, 14 एकम 14 और 14 एकम 14। तो इस सवाल का सॉल्यूशन मात्र 2 सेकंड का था, अगर आपको अप्रोच बहुत शानदार आती है, ठीक है। और एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे सवाल डालता ही है, क्योंकि हमारा भाई अगर हमने अपना समय मैथ्स में अगर हमने अपना सेव कर लिया तो हम वही समय अपना रीजनिंग में और अदर सब्जेक्ट में दे सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी हम एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो 1% में आना है, 99% में नहीं आना है। 99% लोग ये कर रहे होंगे, तब आपको 1% में ये करके 3 सेकंड में आंसर देके निकल जाना है, ठीक है। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं होता है, ये एक सवाल में हो गया, हर सवाल में थोड़ा ना होगा। आइए आगे हम बताते हैं आपको कैसे कैसे हो सकता है। ये बताओ सवाल, अच्छा सवाल है, बोट एंड स्ट्रीम वाला सवाल है, नाव और धारा का, ठीक है। उसने बोला कि अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चलाता है। यदि नदी इतने किलोमीटर गति से बह रही है तो उसे किसी स्थान पर जाने और किसी स्थान में लौटने में समय जो लगता है वो 90 मिनट लगता है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर है। भाई आप एक बात हो, नाव और धारा आपने पढ़ रखा होगा। एक होता है आपका डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल, और एक होता है तुम्हारा अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल प्रवाह। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अनुकूल क्या होता है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो है वह जुड़ जाती है ना, जुड़ जाती है। भाई जो धारा के अनुकूल चल रहे हैं तो धारा का तो जो स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। जब हम लोग धारा के प्रतिकूल चल रहे होंगे तो स्पीड घट जाती है, ठीक है। अब मैंने कहा कि अब मैंने यहां से रेशियो ज्ञात कर लिया कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो क्या है स्पीड का, ठीक है। आपने कहा सर डाउन स्ट्रीम है, अनुकूल है, तो मतलब क्या धारा मतलब जो होगा इसकी स्पीड जुड़ जाएगी। आपने 40.5 में 13.5 जोड़ा, 10 4 54। आपने कहा कि इसकी स्पीड का रेशियो आ गया 54। अब जब हम लोग अब स्ट्रीम में आते हैं तब क्या होता है कि ये घट जाता है, तो इसको मैंने माइनस किया तो 40 में से ये गया तो ये बचा आपका 27। आपने कहा हाँ जी सर मुझे समझ में आ गया। अगर स्पीड का रेशियो ये होता है तो आपको पता है कि टाइम का रेशियो इसका उल्टा होता है। आपने कहा सर बिल्कुल होता है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 27 × 27 अपॉन में 54। अगर हम इसको कट कर दें तो ये 2 बार जाएगा, तो रेशियो हमारा क्या है 1:2 का आया। अब ये समय का रेशियो आ गया। उसने कहा कि आने जाने में 90 मिनट का समय लगता है, हमारे हिसाब से आने जाने में 2 और 1 3 का लगता है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 90 मिनट आ गई। आपने कहा ठीक सर, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई कितनी 30। अब चाहे इसमें रख दो या इसमें, हमारी क्या डिस्टेंस आ जाएगी। मैंने इसमें ही रख दिया। तो जब 1 की वैल्यू 30 है तो फिर 2 की, आपने कहा कि 2 × 60, 60 मिनट आ गया। 60 मिनट का क्या मतलब होता है, 1 आवर होता है, और हावर में चली गई चाल तो होती है। आपने देखा कि 27 और 1 हावर में, तो 27 × 1 आंसर कितना आ गया। आपने कहा कि 27 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर था, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। भाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में समय, समय 1 घंटा है, स्पीड 27 है, तो 27 एकम 27 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो रेशियो से ये सवाल बहुत आसानी से किया जा सकता था। अब एक बात बताओ, अगर आपकी जगह मैं होता, मैंने आपको सॉल्यूशन ये वाला दे दिया कि आपको ऐसे करना है। अगर आपकी जगह अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं इस सवाल को मात्र 2 सेकंड में कैसे करता। आइए देखते हैं। भाई मैंने देखा कि ये जो स्पीड दे रखी है, ये स्पीड दे रखी है, समय दे रखा है। मैंने डिजिटल सम लिया, इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसका भी डिजिटल सम 5 3 8 9 आ रहा है, इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है। अर्थात आंसर भी वही रहा होगा जिसका डिजिटल सम 9 रहा होगा। आपने कहा हाँ जी सर देखते हैं। मैंने देखा 5 2 7 डिजिटल सम 7 है, नहीं होगा। 2 और 1 3 डिजिटल सम 3 है, नहीं होगा। 3 2 5 डिजिटल सम 5 है, नहीं होगा। 7 2 9 एक ही ऑप्शन था जिसका डिजिटल सम 9 था, ठीक है। समझ रहे कि नहीं। तो ये था आपका बेहतरीन तरीका जो आप 1% में आ सकते थे। भाई सॉल्यूशन तो सबको आते हैं, मैंने क्या बोला, आपको बहुत फास्ट अप्रोच सीखनी है, अप्रोच आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए। आपने कहा हाँ जी सर मैं समझ गया। चलिए नेक्स्ट वाले पर आते हैं। उसने बोला कि वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 के गुणा करने पर, भाई ये बहुत आसान है। उसने कहा कि वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 में गुणा करने पर इसमें, भाई संख्या वही रही, इसमें
कितने की वृद्धि हो जाए, 2583 की वृद्धि हो जाए। मैंने कहा ठीक है सर। अब 124 में एक जाएगा तो आप कहेंगे सर ये बचेगा 123x और ये बचा 2583। अब आप खुद बताइए, यहां भी 3 यहां भी 3, तो 3 लास्ट में कब आएगा, जब 3 एक बार कटेगा, है ना, तो एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब ये 21 बार गया होगा, तो संख्या का मान क्या आ गया, 21 आ गया। भाई अगर 3 का 2 में करेंगे तो लास्ट में 6 आना चाहिए था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, 3 एकम 3, लास्ट में 3 आ गया। ठीक है, तो सारी जगह हमको कैलकुलेशन ही नहीं करना कि हम बैठे बैठे उसको कैलकुलेशन को सॉल्व करते जा रहे हैं और सवाल को टिपिकल बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, मैंने यहां से देख लिया, मुझे ऑप्शन मिल गया, यूनिट से मैंने कर लिया इसको, आसान सवाल था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल करिए, फटाफट करिए, सवाल बहुत सारे। ये सवाल बताइए, ये सवाल आपका प्रतिशत का सवाल है, परसेंटेज का। बताइए इसमें उसने क्या पूछा। उसने कहा कि घनाभ के आकार कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 15%, 20% तक बढ़ा दी जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। भाई सभी जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। आप कहेंगे सर L इंटू वी इंटू एच होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, इसमें कुल मिला के आपसे पूछा है कि 15, 10 और 20 का सक्सेसिव कितना होगा। अगर ये आपको आता था तो ये सवाल बेहद ही आसान था आपको। भाई आप एक बात बताओ कि 10% बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो जब सब बढ़ ही रहा है तो जो भी आंसर होगा वृद्धि वाला होगा। तो ये वाला तो हट ही गया हमारा, कमी वाला। 2 ऑप्शन तो अपने आप ही कम हो गए, है ना, वृद्धि ही रही होगी ना, जब सब बढ़ ही रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। अब इसमें देखना है कि सक्सेसिव, तो इसका सक्सेसिव आप लोगों को आना ही चाहिए। ये देखते ही हमारे माइंड में आएगा कि 20 और 10 का क्या होता है। भाई सक्सेसिव मतलब कितना होता है, x प्लस वाई प्लस में XY अपॉन 100, तो 20, 10, 30 और 2 32। आपने कहा सर इसका तो आ गया 32 और अब हमारे पास बचा है 15। अब इन दोनों का मुझे सक्सेसिव ज्ञात करना है। आपने कहा सर x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई अपॉन 100, यही ना होता है। अब 32 में जोड़ा मैंने 15, 47 हो गया, प्लस में इसमें किया तो भाई ये तुम्हारा 15 दूनी 30 और 15 थी 45, 48 बटे में 100 था, बटे में 100 था, तो ये एक जीरो कट जाएगी, ये बचेगा कितना 4.8। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 7, 4, 11, 51.8। क्या ऑप्शन में है, आपने कहा सर 51.8 इज द राइट आंसर। ठीक है, सक्सेसिव का ये तुम्हारा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था। 10 और 20 का सबसे आसान होता है, आपको आना चाहिए। 10 और 20 का सक्सेसिव जो होता है वो 32 होता है, मैंने लिख लिया। सो अब 2 ही बचा था, इसमें मैंने फॉर्मूला को जो भी उसको यूज कर लिया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 51.8%। बताओ यहां तक अगर किसी को कोई समस्या, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग देखिए। यहां तक किसी को अगर कोई समस्या हो तो एग्जाम में करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपका। अब छोटे मोटे क्या होते हैं, जैसे 10 और 20 का है सक्सेसिव, ये तुम्हें आना चाहिए। इसके बाद जब बात होती है हमारी, ठीक है, यहां तक समझ ही चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल आपका फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल आ गया। ठीक है, आपने अभी तक देखा होगा कि यूपीएसआई में जो सवाल आ रहे हैं ना, वो लेंथी सवाल पूछ रहा है, कैलकुलेटर पूछ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में आपको फंसना नहीं है, बस जो इसमें नहीं फंसेगा वही सफलता पा जाएगा, वही स्टार इस बार 2 स्टार मार ले जाएगा, लिख के रख रहा हूं। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें उसने क्या बोला। उसने बोला कि 2 स्थान है ए से बी, ठीक है, जिसके बीच की दूरी 4144 किलोमीटर है। उसने कहा कि एक ट्रेन ए से रवाना होती है और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर रवाना होती है। दोनों ट्रेनें 37 घंटे के बाद मिलती हैं। यदि ए से बी तक जाने वाली ट्रेन की चाल इतनी है तो बी से ए तक जाने वाली की इसकी चाल कितनी होगी। भाई आप एक बात बताओ, 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, मतलब जो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी ना वो जुड़ जाएगी। आपने कहा हाँ जी सर। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, क्या पूछा उसने, चाल ही पूछी। स्पीड बराबर क्या होता है, आपने कहा सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब स्पीड है कितनी, तो दोनों की जुड़ जाएगी। तो आपने कहा कि सर एक है 37.5 जुड़ेगी, मुझे दूसरी की नहीं पता है, मैंने जोड़ दिया। बराबर में डिस्टेंस के बारे में आपने कहा कि 4144 है और टाइम आपको दिया गया है 37। ठीक है,
अब अगर मैं इस 37 को यहां लेके आया हूं, बताओ ये 4144 है, तो ये हमारा सवाल ये बच गया। अब हमको क्या करना था, केवल इसको सॉल्व करना है। 37 लिखा है, इसको काटेंगे, फिर x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर मैं एक चीज यहां पर जान लेता, आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी x का मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन अप्रोच इसकी मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर मैं यहां पर एक चीज जान लेता कि अगर यहां पर लास्ट में 4 आया है, मतलब इन दोनों के योग में लास्ट का अंक 2 आना चाहिए, सभी ना होगा, 7 दूनी 14। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहां रखने पर लास्ट में 2 आएगा? आपने कहा सर यहां 4 है तो 7 4 11। हाँ, आपने कहा सर ये हो सकता है, क्योंकि 7 4 11 और 5 5 10 में एक हासिल आ जाएगा 2। आप जब इसको जोड़ेंगे ना तो लास्ट में क्या आएगा, जोड़िए आप कहेंगे सर ये तो 0 हो गया, 7 4 11 और 2 हो गया, और 7 3 10 आ गया ना 2, तो 7 दूनी 14। हम समझ गए कि आंसर क्या रहा होगा, बी हमारा आंसर रहा होगा। ठीक है, तो ये इसकी अप्रोच थी इसको सॉल्व करने की। बाकी आपको सॉल्व करना है, आपके सामने ये एक क्वेश्चन आई गई है, इसको काटिए, फिर ये इधर जाएगा, x का मान आने वाला यही है। पर मैंने यहां पर देख लिया कि यहां 7 है और यहां लास्ट में 4 है, तो 7 में मल्टीप्लाई किसका होगी, लास्ट में 4 आ जाए। आप कहेंगे सर 2 अगर आ जाए तो कम बन जाए। मैंने देख लिया यहां ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि लास्ट में 2 आएगा, मैंने देखा 7 4 11 एक हासिल लगा तो 2 ही आ जाएगा, तो यही एक ऑप्शन था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका फिर से ये रीजनिंग टाइप का सवाल है। ठीक है, आसान सवाल है, देखिए सभी लोग करते हैं। उसने कहा भाई पहले ये लिख लेते 2 6 3 1 और 4 दे रखा। उसने कहा कि भाग का अर्थ क्या है, प्लस है तो 2 प्लस, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है भाग हो गया, गुणा जो है गुणा का अर्थ है कितना, माइनस। अब इसके बाद प्लस है, प्लस का क्या है, गुणा। बस इसको सॉल्व करना है, करिए आप लोग। सबसे पहले भाग जाएगा तो 3 दूनी 6, 2 और 2 4। ठीक है, 4 माइनस 4 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 0 इसका उत्तर आ जाएगा। आसान सवाल था ये भी। ठीक है, आसान सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इसके बाद आता है 13 नंबर सवाल, यूनिट डिजिट का सवाल आ गया। बताइए यूनिट डिजिट। इस सवाल को करने से पहले आप लोग केवल थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मैंने लिखा कि 4 की पावर 1, आप कहेंगे सर लास्ट में यूनिट कितना, 4 आएगा। मैंने कहा 4 की पावर 2, आप कहेंगे सर लास्ट में यूनिट क्या, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यूनिट अंक हमारा 6 आएगा। मैंने कहा 4 की पावर 3, आपने कहा सर 4 की पावर 3 होता है 64, तो यूनिट जो अंक है वो हमारा 4 आएगा। अगर 4 की पावर 4 होता है तो आपने कहा सर 4 की पावर 4 होता है 256, तो जो हमारा यूनिट आएगा वो हमारा 6 आएगा। तो यहां से अगर सिर्फ यूनिट की बात हो रही है ना, तो यहां से अगर मैंने बात किया कि अगर 4 की, अब यहां से मुझे एक चीज दिख रही है ना सीधे सीधे, कि जो हमारे सम पावर है, जो हमारी सम पावर है इवन, अगर 4 की पावर इवन है तो हमारा यूनिट कितना, 6 आएगा। अगर 4 की पावर ऑड है, विषम है, तो हमारा यूनिट 4 आएगा। ठीक है, अब यहां मैंने देखा एक 9 के साथ भी सेम होता है। 9 की पावर 1 है, आप कहेंगे सर यूनिट अंक 9 रहेगा। 9 की पावर 2 है, आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट 81 मतलब 1 रहेगा। 9 की पावर 3 होगा तो 729 होता है, 9 ही रहेगा। अब 9 की पावर 4 होगा तो यूनिट अंक भी लास्ट में 1 ही रहेगा। यहां आपने क्या देखा, यहां आपने क्या देखा कि जब सम पावर है 9 की तो 1 आता है यूनिट अंक, और जब विषम होती है तो यह होता है। बस यही वाला, यदि आपको कॉन्सेप्ट आता था तो इस सवाल में कुछ नहीं था। मैंने देखा कि यहां पर 4 है ना, तो 4 की पावर अगर कितना ऑड है, अगर 4 की पावर ऑड है तो पता है लास्ट में अंक क्या रहा होगा, आपने कहा सर 4 रहा होगा। ठीक है, 9, तो 9 मैंने देखा, अगर 9 की पावर ये कैसी है, विषम संख्या है। अगर 9 की पावर सम संख्या है, अगर 9 की पावर सम है तो यूनिट क्या रहा होगा, आपने कहा सर 1 रहा होगा, तो 4 एकम 4, तो इस संख्या का यूनिट अंक कितना होगा, 4 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और एक चीज यहां पर हम आपको साथ साथ में थोड़ा ऐड मतलब कर देते हैं कि जैसे तुम्हारा 0 1 5 6, इसकी चाहे जितनी भी पावर कर दें, हमेशा यूनिट अंक वही रहेगा जो इसका है। ठीक है, हो सकता है कि अगली बार सवाल आपसे 1 5 और 6 पे पूछ ले। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका, बताइए इस सवाल में आप कैसे करेंगे। अगर मैं होता तो इस सवाल का आंसर 1 सेकंड में देता कि सर इसका आंसर 6800 होगा। ठीक है, नहीं है तो फिर चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। भाई सीपी और एसपी को आप सभी लोग जानते होंगे
कि सीपी प्लस लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है ना। तो सीपी पर जब लाभ होता है तब हमारा विक्रय मूल्य आता है कि नहीं आता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल आता है। उसने बोला कि 5100 रुपए पर एक वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि, अगर होने वाली हानि है तो 5100 रुपए में बेच रहा होगा, हानि हुई है तो मतलब क्रय मूल्य माइनस किया होगा, ठीक है। और 10,200 में बेचने पर होने वाला लाभ, ठीक है। लाभ हमेशा कब होगा? जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को, लाभ हमेशा क्या होगा? जब विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से माइनस किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर हानि की बात कर रहा है, तो जब हमारे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस किया जाएगा तब हमारा हानि आती है। आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब इसका है कितना? उसने कहा कि इसका 50% है, कर दिया 50%। अब ये 2 कहां जाएगा आपने? सर यहां आ जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, ये 2 और 2 पंचे 10 आ गया, ये डबल जीरो था, ये सेम ही है, डबल जीरो, ये माइनस का x बचा। अब ये x माइनस का यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और ये यहां पर ऐड हो जाएगा, तो 4 0 2 और डबल जीरो, 3 से मैंने काटा, 3 18 और 3 8 24 और 2 जीरो, तो मान आ कितना गया सीपी का? आपने कहा सर सीपी का मान 6800 आ गया। पर आप ये सोच रहे होंगे सर आपने कैसे आंसर दे दिया? आपने तो क्वेश्चन सिर्फ देखा और आपने आंसर दे दिया कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ऐसा आपने कैसे कर दिया? है ना, कोई जादू वादू नहीं किया है मैंने, मैं कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं हूं कि मैंने ऐसा कर दिया। सवाल खुद बोलता है, एग्जामिनर ने सवाल ही ऐसा सेट किया है कि हमको ये करके निकल जाना था 2 सेकंड में। कैसे भाई? मैंने यहां पर देखा कि जो भी तुम्हारा इसमें बेच रहा है 17 3 51, 17 से कटता है, दूसरी वाली राशि में बेच रहा है 17 से कटता है। जब दोनों 17 से कट रहे हैं तो जो आंसर भी रहा होगा वो 17 से ही कट रहा होगा भाई, जाहिर सी बात है। तो एक ही ऑप्शन था जो तुम्हारा 17 से कट रहा था, आंसर को करेंगे टिक, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट और स्मार्ट बनना है हमको। कई बार मैंने बोला है स्मार्ट आप चेहरे से होने चाहिए, चेहरे से नहीं। स्मार्ट आप चेहरे से हो या ना हो, लेकिन आप स्मार्ट, आपका वर्क जो है ना वो स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। बताइए इसका सवाल बताइए, ये बताइए क्या कैलकुलेशन इसकी भाई साहब। लेकिन कोई बात ना, उसने कहा कि 19% का डिस्काउंट देने के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 17010 है और सीपी जो है वो अंकित मूल्य का 50% है, तो फिर सीपी क्या होगा भाई? मार्क प्राइस पर जब डिस्काउंट दिया जाता है, अंकित मूल्य पर जब छूट दी जाती है तब ना विक्रय मूल्य आता है, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। उसने कहा कि 19% का डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य इतना है। भाई मैंने मान लिया कि मान जो रहा होगा वो हमेशा 100% रहा होगा, तो 19% की छूट दे दी, बचा कितना? आपने कहा सर 81% बचा। तो इसी 81% की वैल्यू है कितनी? आपने कहा सर 81% की वैल्यू ये है, ठीक है। अब मुझे 100% ज्ञात करना है। 100% मैंने क्या माना था? मार्केट प्राइस मानना था ना, ठीक है। अब जब 81 की वैल्यू ये, अब इसको काटने का तरीका क्या होना चाहिए? आपने देखा कि एक लास्ट में मतलब लास्ट में एक तो रहा ही होगा। अब मैंने ये देखा कि 8 दूनी 16 2 बार जा रहा है, इसका मतलब ये लमसम 21 बार कट रहा होगा। तो यहां से 1% की वैल्यू आ गई 210, ठीक है। अब 100% की वैल्यू क्या होगी? आपने कहा सर 2 जीरो यहां लगा दी, तो फिर 2 जीरो यहां बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब ये हमारा कितना आ गया? 100% आ गया, जो हमारा क्या है? अंकित मूल्य है। उसने बोला लेकिन जो सीपी है वो अंकित मूल्य का आधा है, तो इसको आधा कर देंगे। जब इसको आधा करेंगे 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर हमारा आंसर आ गया 10500, 10,500, ठीक है। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या? आसान सवाल था? आप कहेंगे हाँ जी सर बेहद ही आसान सवाल ये था, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना है। अब ये नहीं कि आप काट रहे हैं, पहले 9 से काट रहे हैं, फिर ये 9 से काट रहे हैं, फिर कट रहा है, ऐसे नहीं करना है। मैंने देखा यहाँ पर लास्ट में 1 था, तो लास्ट में 1 तो आया ही होगा। फिर मैंने देखा कि कितनी बार जा रहा है, आपने देखा 2 बार जा रहा है, 8 दूनी 16 है, तो 21 बार कटा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं। ये बताओ, वर्क एंड टाइम का सवाल है, वर्क एंड टाइम का सवाल है, कैलकुलेशन है केवल, इसमें और कुछ नहीं है भाई। वर्क एंड टाइम का सवाल है। उसने बोला कि एक्स जो है वो एक कार को कर रहा है 126 दिन में, और वाई 210 दिन में कर रहा है, और जेड जो है
वो 280 दिन में कर रहा है, यही ना बोला है। हाँ, यदि एक्स वाई जेड एक साथ काम करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है, तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। भाई इसका मुझको एलसीएम लेना पड़ेगा, सभी लोग जानते हैं। आप कहेंगे हाँ जी सर। अब एलसीएम मैंने लिया तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग सबसे पहले लेते हैं। मैंने देखा ये 7 या 21 होता है, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ तो 70 से कट रहा है पूरा पूरा। ये तुम्हारा 14 निम्मा होता है तो 9, मतलब यहाँ 9 का मल्टीप्लाई और होना चाहिए। आपने कहा हाँ जी सर। तो 9 9 8 72 2 असल के 7, 9 दूनी 18 और 7। आप कहेंगे सर एलसीएम आ गया कितना, 2520 हमारा एलसीएम आ गया। तो एक्स की तुम्हारी क्षमता कितनी आ गई, आपने कहा कि 126 का 2 बार जाएगा 20, और यहां तुम्हारा कितना 210 कितनी बार जाएगा बताओ। अरे अभी मैंने बताया ना, इसको हम लिख नहीं सकते, 7 या 21, तो 7 से ये गया 4 बार, 4 या 12। आप कहेंगे हाँ जी सर 12 बार जाएगा। इसके बाद 280 सीधा सीधा आपको दिख रहा है, 280 इंटू में 9 था, 9 बार जाएगा। यहां तक कोई समस्या? आपने कहा सर कोई समस्या नहीं। उसने बोला यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम है कितना, आपने कहा सर काम है 2520, और तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर जोड़ेंगे 20 और 21 ये 41 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ 41 का भाग देना है 252 में, क्योंकि जो भी आंसर आ रहा है वो तुम्हारा सही बटे में आंसर आ रहा है। लेकिन अब अगर मैंने इसका भाग दिया तो हमको बहुत टाइम लगेगा ना, बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ हमको क्या देखना है भाई, हम सभी जानते हैं कि पहले पहले इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई, फिर हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिसके जोड़ने के बाद लास्ट में 0 आ जाए। मैंने देखा 1 निम्मा 9 9 9 18, या तो 8 आएगा, 1 एकम 1 और 1 9 10, हाँ 0 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन था सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो हर चीज आपको सॉल्व नहीं करनी है एग्जाम में, पता लगे हर चीज आप सॉल्व करने के लिए बैठ गए कि अरे हमको तो पहाड़ा आता है सर, हम तो बिना सॉल्व करे मानेंगे नहीं, है ना। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आज के बाद आपको सवाल करने का, मैंने बोला ना, ये सवाल देखते ही, अब आज आपने इतना सीख लिया ना, अब आपको अगर ये सवाल जीवन में कहीं भी मिल जाए तो आपको मैक्सिमम सवाल ऐसे ही उड़ाने हैं आपको, ठीक है। चलो इस सवाल पर आते हैं। इस सवाल में उसने क्या पूछा है, उसने पूछा कि एक डेटा कार्ड को जब ₹16,740 में बेचा जाता है तो 24% का लाभ होता है, डेटा कार्ड का सीपी कितना है। बहुत आसान सवाल था। कितना आसान सवाल था बताओ। उसने कहा कि 24% का लाभ होता है, तो 124% की वैल्यू है कितनी, मैंने कहा 16,400, ठीक है। और उसने आपका सीपी पूछा है। सीपी जो होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। तो यहां से 100% की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर कुछ मत करिए, 16740 है, नीचे 124 है और इंटू में 100 हो जाएगा। बस मुझे सिर्फ ये ज्ञात करना है, बस इसका आप क्या करिए, कैलकुलेशन इसका आप कर दीजिए, तो बस यही हो जाएगा। अब यदि आपने यहां पर कैलकुलेशन की तो आपका समय जाने वाला है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही है, समय तो जाएगा ही, तो इसका क्या सही वेज हमारा होना चाहिए। अब हमारा माइंड इतना फास्ट होना चाहिए कि मैंने यहां पर देखा 6 4 10 और 7 और 1 8, 10 और 8 18, 8 और 1 9, मतलब इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। अब जब यदि इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है तो अब इसमें चाहे कितने का भाग करें, गुणा करें, कुछ भी करें, जो भी आंसर आएगा उसमें डिजिटल सम 9 ही आएगा और कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सर देख लेते हैं डिजिटल सम 9 कहां बनना है। 4 3 7 और 1 8 नहीं बनना है, 6 3 9 6 और 1 7 7 है, नहीं बनना है, 3 3 6 1 7 है, नहीं है, 5 3 8 और 1 9, एक ही ऑप्शन था जिसका डिजिटल सम 9 बनना था। बस बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा सीखने में, कोई बोरिंग नहीं हो रही होगी। हमसे आप जब भी पढ़ेंगे आप बोर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशंस हमारे बोर वाले नहीं रहते हैं। आपको यही सब सीखना है। जिस हिसाब से कंपटीशन आजकल चल रहा है ना, ये सब सीखना ही पड़ेगा आपको। अप्रोक्सीमेशन आनी चाहिए आपको। मैंने कहा ना, हर वही वाली कहानी कि हर रास्ता तुझ तक जाता है, तो हमको सब सीखना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र सारे आने चाहिए मेरे पास, है ना। हमें यदि किसी रास्ते पे पहुंचना है, हमें कोई मंजिल है हमारी, मान लो कि हमारी ये मंजिल है, मुझे यहां पर पहुंचना है, ठीक है, और मैं मतलब यहां पर खड़ा हुआ हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, तो अब ये नहीं कि मुझे सिर्फ यही रास्ता आता है हम सीधे चले गए हाँ मंजिल पहुंच, नहीं, हमें सारे रास्ते आने चाहिए। हम यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी, ठीक है। तो जितना शॉर्ट हम जा सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, टाइम से पहुंचेंगे। तो वही चीज है, सॉल्यूशन आपके शानदार होने चाहिए। ये सवाल बताओ, कुछ नहीं था। आप कहेंगे सर इस सवाल में तो कुछ ना है, ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। क्या आसान सवाल है? आपने कहा सर कुछ नहीं है,
900 तो इसमें सीधा सीधा एलसीएम ही आ जाएगा, है ना। बचेगा केवल यही 657 माइनस में 557 और प्लस में 457। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से इसको माइनस करेंगे, कहेंगे 100 बचेगा, 100 इसमें जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितना आएगा। आप कहेंगे सर आने वाला वही है 557, अब सिर्फ भाग करना है कितना 900 में। आपने देखा कि 9 छिक्का होता है 54, तो 6 बार जाएगा, तो 6 बार इसमें कहां जा रहा है, एक ही ऑप्शन था, ठीक है, एक ही ऑप्शन था। तो जब भी आप एग्जाम में कोई सवाल सॉल्व करें, ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्जाम चल रहा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप सॉल्व कर रहे, भाग देते जा रहे, भाग देते जा रहे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक बार ऑप्शन पर नजर डालनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक बार भाग करूंगा और आंसर आ जाएगा। अब जिस बच्चे ने एक बार देखोगे 9 छक्का चौवन 6 बार जा रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, तो उसका फास्ट हो गया होगा। एक बच्चा उनमें से वो भी होगा जो भाग करता जा रहा होगा, बाद में हाँ 0.61888 आगे 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 तब कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद 18 नंबर सवाल देखते हैं। ये भी तुम्हारा वर्क एंड टाइम का आसान सवाल है, बस थोड़ी वैल्यू उसने दे रखी, वो भी आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, क्योंकि हमको दिख गया कि ये इसका दोगुना ही होता है। उसने बोला ए एक काम को 1290 दिन में कर रहा है और बी जो है वो एक काम को 2580 में करेगा। आप कहेंगे सर ये तो इसका दोगुना है, तो एलसीएम तो यही होने वाला है 2580। अभी ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ये इसकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई, क्षमता आ गई। तो दोनों एक साथ, हाँ दोनों एक साथ करेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। 3 से भाग कर दिया तो 3 8 24 3 18, आंसर कितना हो जाएगा 860 हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था, वर्क एंड टाइम का ऐसा हो भी चुका है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं। बताइए, ये तो यही रीजनिंग का सवाल था, ये तो इसमें रखने की बात ही नहीं थी। रीजनिंग का सवाल है लेकिन हम करवा देते, इसमें कुछ नहीं होता है भाई। 29 दिन के बाद पूछा है ना, सिर्फ 7 से भाग करना है। मैंने 7 से भाग किया, सिर्फ इसमें रिमाइंडर देखना है शेष कितना है। आपने कहा सर 7 से भाग करेंगे शेष फल आपका 1 आ जाएगा सर, तो बस 1 इसमें ऐड कर देना है। सोमवार तो था ही था, प्लस 1 कर देंगे, तो सोमवार के बाद जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर मंगलवार आ जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, आसान था। देखा, मैंने रीजनिंग भी आपको पढ़ा दी। ये सवाल बताइए, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड सवाल, बताओ। ठीक है, अब मुझे तो ये सवाल में दिख रहा है, मुझे तो ये सवाल में दिख रहा है कि इसका आंसर आना चाहिए डी नंबर। अब आप कहेंगे सर आपको ये सब कैसे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ना, क्योंकि यहां पर कितनी है 23 है और यहां पर कितनी 21 है। ठीक है, तो आर स्क्वायर का मान 1 आएगा, आर की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, और जब प्लस माइनस 1 आएगी और इसमें 2500 का उसमें योगफल दे रखा है, तो यही आंसर रहेगा, माइनस का आ जाएगा। चलो देखते हैं, एक बार इसको सीखते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, आप लोग एक बात बताइए, गुणोत्तर श्रेणी आपने पढ़ रखी है, इसमें अगर मैं योगफल की बात करूं तो योगफल क्या होता है। आप कहेंगे सर योगफल होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। मैंने कहा कि इसमें जो जैसे कि 42वां पद और ये पद मुझे अगर ज्ञात करें तो टी एन बराबर क्या होता है। आप कहेंगे सर ए और आर की पावर एन माइनस 1, यही ना होता है, यही ना होता है। आप कहेंगे सर हाँ यही होता है। चलो देखते हैं, उसने बोला कि प्रथम 23 पदों का योगफल और 21 पदों के योगफल बराबर है। तो 23 पदों का योगफल और 21 पदों का, तो ए 1 माइनस में आर की एन का मान कितना है। आप कहेंगे सर 23 है, बटे में 1 माइनस आर। यहां मैंने देखा ए, इसमें आर का मान कितना, आप कहेंगे सर 21 है, तो 21 बटे में 1 माइनस आर। 1 माइनस आर से 1 माइनस आर, ए से ए गया और यहां 1 से 1 गया। ठीक है, ये इस साइड जाएगा तो आर की पावर 2 बराबर आ गया 1, यहां से आर बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 1। यहां से आर का मान आ गया आपका कितना, प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। आपने कहा सर कोई दिक्कत ना है। अब उसने बोला कि पहले 25 पदों का योगफल तुम्हारा इतना है, तो अब इसको ज्ञात कर लेते कि पहले 25 पदों का योगफल कितना है। योगफल तो 25 पदों के लिए पहले ए 1 माइनस में, अब एक बात बताओ, चलो एक बार लिख देता हूं, आर की पावर एन, एन की जगह है कितना 25। आप कहेंगे सर एन की जगह 25वां पद पूछा है, और 1 माइनस आर, और यह है कितना 2500 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना है। अब आप एक खुद ही बात बताओ, अगर मैं आर का मान लूंगा +1,
तो यहाँ 0 हो जाएगा और 0 से भाग होगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो हमें r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? आप कहेंगे सर -1 लेनी पड़ेगी, तो a। अब यहाँ -1 की पावर ऑड है तो -1 रहा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 बटे में यहाँ पर 1 - r, तो ये भी तुम्हारा नीचे r की वैल्यू -1 तो 2 हो जाएगी, 25 यहाँ से तुम्हारा a का मान आ कितना गया? आपने कहा सर जो हमारा पहला पद है वो आ गया कितना? 25। अब उसने क्या पूछा है? 42वां पद क्या होगा? अब 42वां पद के लिए ये वाला फॉर्मूला हमको पता है। a का मान आप कहेंगे सर लिख दो सीधा, कितना था? 2500 इंटू में r की पावर n-1 होता है, r मैंने लिया था कितना? -1 और n-1 मतलब की पावर 41 रहा होगा। अब -1 की पावर ऑड है तो -1 ही रहा होगा, तो आंसर कितना आ गया? -2.5। अच्छा सवाल था, टाइम खाने वाला ये सवाल था, ठीक है। तो मुझे तो यहां से दिख रहा था सीधा कि यहाँ पावर 23 होगी, यहाँ 21, तो r स्क्वायर बराबर +-1 आएगा, और ये 2.5 हजार दे ही रखा है तो मतलब माइनस ही चल रहा है, तो वो -2.5 आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। एक बार देख लेना इसको। यहां तक किसी को कोई समस्या? अच्छा सवाल था ये। बेहतरीन सवालों में से एक था ये। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अब ये ग्राफ वाले सवाल आ गए। ग्राफ वाले सवाल में बहुत आसान होता है। ग्राफ वाले सवाल 3 से 4 वो रखता है जो आपके लिए फ्री के नंबर होते हैं, ये बहुत आसान होता है। देखते हैं उसमें वर्ष 2017-2019 के निर्यात के बीच अंतर कितना है? लो इतना सा पूछा। आपने देखा कि 2017 तो यहाँ था 125 है, और 2019 का पूछा है, 2019 यहाँ था 425 है। अब आप खुद बताइए 425 और 125 का अंतर पूछा है। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अंतर आ गया 300, आंसर आ गया 300। था आसान। तो ग्राफ वाले बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। ये भी आपका ग्राफ वाला सवाल है। इसमें कहा कि 2016 के निर्यात, तो 2016 हमारा है कहाँ? आपने कहा सर ये है। और 2018 का है? आपने कहा सर ये है। तो 2016 का निर्यात 2018 के निर्यात का अनुपात बताना है। तो 2016 में 240 है, आपने देखा 240। रेशियो बताना है, रेशियो ले लिया। 2018 में 360 है, रेशियो ले लिया। तो 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो रेशियो आ कितना गया? आपने कहा सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, 2:3 आ गया, है ना। ग्राफ का बहुत आसान होता है सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट बताइए ग्राफ का। ये भी आपका ग्राफ का सवाल है, ये भी आपका ग्राफ का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए सभी लोग। बताइए अगर यहां तक आपको बहुत अच्छा लगा है तो एक बार लाइक सभी लोग कर देंगे इस सेशन को। बाकी इस सवाल का आंसर आप लोग बता सकते हैं। भाई इस सवाल में आइए देखते हैं उसने क्या पूछा। उसने पूछा कि नीचे दिया गया जो आरेख है वो 2011 से 2015 तक 3 अलग अलग में, कोई दिक्कत ना है, हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें काम की बात पढ़नी है। 2013 में लैपटॉप बाई की कीमत, 2013 में लैपटॉप बाई जो खाली वाला है, लैपटॉप बाई की कीमत आपने कहा सर 17 है। अच्छा 2014 में लैपटॉप जेड की कीमत, 2014 में जेड मतलब क्या है? आपने कहा सर ये वाला जेड है, तो 9 है, 9 आ गया। इसका अंतर बताना है तो 17 में से 9 जाएगा, बच्चा बच्चा जानता है, आंसर 8 बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ के सवाल आपसे पूछे गए थे। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। आप कहेंगे सर कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। एक ग्राफ का सवाल ये भी आया है, ठीक है, ये भी एक बार देख लेते हैं। उसने बोला कि नीचे दिया गया आरेख इतना 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 है। काम की बात पर आते सीधा। 2012 में जेड की कीमत 2012 में एक्स की कीमत से कितने % अधिक है? 2012 में जेड की कीमत, आपने कहा सर जेड की कीमत 39 है, ठीक है, कोई बात ना। और 2012 में एक्स की कीमत, आपने कहा सर एक्स की कीमत 31 है, ठीक है, 39 है और 31 है। तो उसने यही पूछा कि कितनी अधिक है। आप बताओ ये कितना अधिक है? आपने कहा सर 8 अधिक है, किस पर? 31 पर। तो आपने कहा सर 100 पे कितना? अब अगर आपने इसमें भाग किया तो आप भाग करते रह जाएंगे। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन का हम लोग खेल करेंगे, ठीक है। कैसे खेल करेंगे आइए सीखते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं यहां मान लू कि 31 ना होता 32 होता, तो 8 चौको 32 और 4 से कितना 25, ठीक है,
25 बार। तो यहां मैंने 32 माना था, एक ज्यादा माना था, तो जब 31 रहेगा तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा 25 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। तो 25 से थोड़ा सा ज्यादा, एक ही ऑप्शन था, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बताओ, डी नंबर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कर दिया अप्रोक्सीमेशन से। तो अप्रोक्सीमेशन का खेला भी हम सबको आना चाहिए, ये भी सीखना है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये भी आपका ग्राफ का ही सवाल है। देख रहे हैं ग्राफ के सवाल पूछे गए 4 से 5। इसमें पूछा है कि 2011-15 तक 3 अलग अलग लैपटॉप में, तो 5 वर्षों में मुद्दे की बात इसमें क्या है, उसने पूछा कि सभी 5 वर्षों में लैपटॉप वाई की औसत कीमत कितनी होगी। लैपटॉप वाई की औसत कीमत, यहां मुझे देखना कि वाई है कहां। आपने कहा सर यहां वाई है ना। अब वाई यहां है तो यहां पहले वाले में वाई कितना है, आपने कहा सर 31 है। औसत क्या होता है, सभी का योग अपन में संख्या। इसमें आपने कहा सर 20 है दूसरे वाले में। मैंने कहा तीसरे में आपने कहा सर 17 है। मैंने कहा अच्छा, चौथे वाले में आपने कहा सर 19 है, और पांचवें वाले में आपने कहा सर पांचवें वाले में 20 है। ठीक है, अब भाग करेंगे किससे, 5 से करेंगे। अब इसको बस ऐड करना है। ऐड किया तो 20 दूनी 40, और 40 और 30 71 आप कहेंगे सर, और ये 9 7 16 और कितना 36 बटे में 5। अभी आया कितना, 6 और 1 7 और 7 3 10। ठीक है, 5 से भाग करेंगे। 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 21.4 आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताओ, कर लेंगे भाई। एवरेज क्या होता है, सभी का योग अपॉन में संख्या। सबको ऐड कर दिया, 5 से भाग कर दिया, क्योंकि 5 थे तो 5 वर्ष थे, 5 से भाग कर दिया, हमारा आंसर निकला 21.4। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए लीजिए भाई, खत्म हो गया। यहाँ पे देखा ना, मतलब पता ही नहीं चला कि कब शुरू किया और कब खत्म कर दिया। ठीक है, तो आप सभी को ऐसे ही अप्रोच आगे सीखनी है, और आपकी सॉल्यूशन की अप्रोच यही होनी चाहिए, एग्जैक्टली आपकी यही होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपने सॉल्यूशन किए, ठीक है, आप लंबे लंबे सॉल्यूशंस गुणा भाग करते जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप सभी को पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, हमको वो करना पड़ेगा जो सबसे भीड़ से अलग होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जो सवाल का सॉल्यूशन है यदि आपको पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नई शिफ्ट के साथ बहुत जल्द।